जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHIC 101 भारत का इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को कवर कर लीजिएगा। आई बटन को आपको वीडियो कैसे मिलेगी, जब आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है क्लास मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू से लिए गए, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, जिसपे हमने पीवाईक्यू के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लस बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस हमने गेस्ट पेपर में कवर किए हुए हैं। अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, आप लोग उस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिलेगा। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है। यहाँ पर कोड टाइप करेंगे BHIC 101। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है, क्या करेंगे, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और वहां से जो है परचेज कर लेंगे बाय नाउ पर क्लिक करके। इसके बाद आपको जो है अपना पेमेंट वगैरह डिटेल्स फिलअप करनी है, बिलिंग डिटेल्स फिल करेंगे और परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहां पर हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था में हुए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। यानी कि उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, राज्य व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए और समाज व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, उसके बारे में यहाँ पर हमको लिखना है। तो उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का दूसरा चरण था, जिसमें समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यह समय ऋग्वैदिक काल के बाद आता है और मुख्य रूप से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ग्रंथों पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। पहले केवल जौ और गेहूं की खेती होती थी, लेकिन अब धान, गन्ना, तिल, मूंग आदि की खेती भी होने लगी थी। ये परिवर्तन हुआ। इसके बाद हल और बैल का उपयोग होना शुरू हो चुका था, तो हल और बैल का प्रयोग बढ़ा, जिससे खेती अधिक प्रभावी हुई। इसके बाद भूमि का महत्व, तो भूमि अब संपत्ति माने जाने लगी। राजा भूमि दान देने लगा, और जो बाद में अधिकार का रूप ले लिया था। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य, तो व्यापार का विस्तार हुआ, सिक्कों का उपयोग शुरू हुआ, जिन्हें निस्क या शतमान कहा जाता था। इसके बाद शिल्प और उद्योग का प्रारंभ हुए, तो कुम्हार, लोहार, सुनार जैसे पेशों का विकास हुआ। ये लोग समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। तो अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ, कृषि का विकास हुआ, हल और बैल का उपयोग शुरू हो चुका था, भूमि का महत्व बढ़ गया था, व्यापार और वाणिज्य की शुरुआत हो चुकी थी और शिल्प और उद्योग भी धंधे पड़ने लगे थे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें किसमें परिवर्तन हुए, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ। इसके बाद देख लेते राज्य व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र अधिक संगठित और शक्तिशाली हो गया था, यानी कि राजा की शक्ति में वृद्धि हुई थी। अब राजा केवल युद्ध का नेता नहीं रहा, बल्कि वह कानून बनाने और न्याय देने वाला शासक भी बन गया था। इसके बाद विरासत में शासन, तो राजतंत्र अब वंशानुगत हो गया था, यानी कि राजा का पुत्र ही अगला राजा बनता था। इसके बाद कर प्रणाली, तो प्रजा से कर यानी बलि लिया जाने लगा, जिससे राजा की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, क्योंकि अब क्या करने लगा, जो प्रजा से जो है, जो राजा था वो प्रजा से क्या लेने लगा, कर लेने लगा। कर लेने लगा तो उसकी क्या होगी, आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होने लगी। ठीक है, इसके बाद सहायक संस्थाएं यानी कि मंत्री परिषद, पुरोहित और सेनापति जैसे पदों की भूमिका बढ़ गई थी। इसके बाद राजसूय और अश्वमेध यज्ञ, इन यज्ञों से राजा अपनी शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन करता था। ये सब क्या हुए, ये सब जो है राज्य व्यवस्था में परिवर्तन हुए, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, विरासत में शासन
और इसके बाद कर प्रणाली, और इसके बाद सहायक संस्थाएं, और इसके बाद राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञ होने लगे। इससे राजा क्या करता था? इससे राजा अपनी शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन करता था। आप देखते हैं समाज में क्या परिवर्तन हुए। तो समाज में गहराई से बदलाव हुए, विशेष रूप से वर्ण और जाति व्यवस्था में। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अब जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। यहां पर क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर हो गई थी। इसके बाद शूद्रों की स्थिति, तो शूद्रों की सामाजिक स्थिति नीचे मानी गई और उन्हें धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया गया था। बात करें स्त्रियों की स्थिति की, तो प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें शिक्षा और यज्ञों में भाग लेने का अधिकार कम मिलने लगा। इसके बाद गृहस्थ आश्रम का महत्व, अब 4 आश्रमों की कल्पना हुई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिससे जीवन को क्रमबद्ध बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए समाज में क्या परिवर्तन हुए। समाज व्यवस्था जो है वर्ण व्यवस्था वो कठोर हो गई, यानी कि वहां पर जो है वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व बढ़ गया। शूद्रों की स्थिति नीचे कर दी गई, स्त्रियों को भी स्थिति नीचे कर दी गई। गृह आश्रम का जो है महत्व वो बढ़ गया था। इसके बाद तो यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, इसके बाद राज्य व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, और इसके बाद समाज व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए। यही हमसे पूछा गया था कि जो है वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज में हुए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। तो जितना आपसे पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज अधिक संगठित लेकिन साथ ही वर्ग भेद और सामाजिक असमानता से ग्रसित हो गया। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होकर विकसित हुई, राजतंत्र मजबूत हुआ और समाज में वर्ण व्यवस्था ने गहरी जो है जड़ें जमा ली थी। इन परिवर्तनों ने आगे चलकर महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की। तो यहाँ पर हमने जो है पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे इसकी जो पीडीएफ है वहां पर हम शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पीडीएफ को देख लीजिएगा। और गेस्ट पेपर को आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, लिंग अंतर यानी कि जेंडर स्टडीज का क्या महत्व है? प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक विस्तृत लेख लिखिए। लिंग अध्ययन का मतलब क्या है? समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को समझने और उसे सुधारने का एक शैक्षिक क्षेत्र है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि समाज में लिंग आधारित भेदभाव कैसे होता है, उसके क्या सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव होते हैं। तो लिंग अध्ययन का मतलब क्या है? लिंग अध्ययन में क्या होता है? लिंग अध्ययन का उद्देश्य है कि समाज में जो है लिंग आधारित भेदभाव कैसे होता है और उसका क्या सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं वो क्या देखते हैं, समानता की समझ। यह अध्ययन पुरुषों और महिलाओं के बीच समान अधिकार और अवसरों को बढ़ावा देता है। भेदभाव की पहचान करना, यह लिंग आधारित हिंसा, भेदभाव, असमान वेतन आदि समस्याओं को पहचानने और उसका समाधान खोजने में मदद करता है। नीति निर्माण में सहयोग, तो लिंग अध्ययन क्या करता है? सरकार और समाज को लिंग संवेदनशील नीतियां बनाने में मदद करता है। सशक्तिकरण, यह अध्ययन महिलाओं और अनेक लैंगिक समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में सहायक होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिंग अध्ययन क्या होता है। तो लिंग अध्ययन का उद्देश्य होता है कि समाज में लिंग आधारित भेदभाव कैसे होता है और उसके समाज पर क्या आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ते हैं। ये सब काम किसका है? लिंग अध्ययन करने का। जो भी लिंग अध्ययन करते हैं उनका ये काम होता है। उनका काम क्या है? समानता की समझ, भेदभाव की पहचान करना, नीति निर्माण में सहयोग करना और महिलाओं को सशक्तिकरण देना। आप देखते हैं प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति। तो प्राचीन भारत को आमतौर पर 3 प्रमुख कालखंडों में बांटा गया है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और उत्तरकालीन प्राचीन भारत। तो इन कालों में महिलाओं की स्थिति में काफी उतार चढ़ाव देखा गया था। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक काल। तो इस काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। शिक्षा का अधिकार था, महिलाएं वेद पढ़ती थीं। ऋषिकाएं, महिला ऋषि जो जैसे घोषा, लोपामुद्रा प्रसिद्ध थी। धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाएं यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं। विवाह की स्वतंत्रता थी, यानी कि स्वयंवर जैसी प्रथाएं थी जिसमें महिला अपने जीवन साथी का चयन स्वयं करती थी। समान सामाजिक दर्जा, यानी पति पत्नी को सहधर्मिणी कहा गया, यानी धर्म के कार्यों में समान भागीदारी। तो वैदिक काल में तो स्त्री जो महिलाओं की स्थिति वो अपेक्षाकृत ठीक थी। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। तो इस काल में क्या हुआ? महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, शिक्षा से उन्हें वंचित रखा गया, धार्मिक कार्यों से उन्हें दूर कर दिया गया था। इसके बाद पितृसत्तात्मक समाज, यानी कि समाज में पुरुष प्रधानता बढ़ी
और महिलाओं की भूमिका केवल घर तक ही सीमित होने लगी। बाल विवाह की शुरुआत, बाल विवाह जैसे परंपराएं इस काल में दिखाई देने लगी। अब बात करते हैं उत्तरकालीन प्राचीन भारत, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो इस काल में महिलाएं और अधिक पिछड़ गईं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में महिलाओं की अधीनता को उचित ठहराया गया। पर्दा और सीमित स्वतंत्रता, यानी महिलाएं घर की चार दीवारी तक सीमित हो गई थीं। सती प्रथा की शुरुआत, पतियों की मृत्यु के बाद स्त्रियों को उनके साथ चिता में जलाया जाने लगा। हालांकि यह प्रथा कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रही थी। बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव, इन धर्मों ने महिलाओं को धार्मिक जीवन में भागीदारी का कुछ अवसर दिया, लेकिन व्यापक परिवर्तन नहीं हुए थे। तो सबसे ज्यादा महिलाओं की स्थिति किसमें खराब हुई? उत्तरकालीन प्राचीन भारत में जो है महिलाओं की स्थिति में सबसे ज्यादा गिरावट आई। तो यहां पर हमने देख लिया कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी। अब हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। तो प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदली। वैदिक काल में उन्हें सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन बाद के कालों में उनकी सामाजिक और धार्मिक स्थिति में गिरावट आई। आज के समय में लिंग अध्ययन का उद्देश्य इन्हीं ऐतिहासिक असमानताओं को समझकर वर्तमान में महिलाओं को और अन्य लैंगिक समुदायों को समान अधिकार दिलाने की दिशा में कार्य करना है। यह अध्ययन न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण की नींव रखता है, बल्कि एक संतुलित, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की रचना में मदद करता है। यहां पर हमने दूसरा प्रश्न देखा कि जो है लिंग अध्ययन क्या है, उसका क्या महत्व है, वो देख लिया। और प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी उसके बारे में भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो प्राचीन काल 3 कालों में विभाजित था: वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और जो है उत्तरकालीन प्राचीन भारत। इसके बाद चलते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी और वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं क्या है, उसके बारे में यहां पर लिखना है। तो हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन और उन्नत नगर सभ्यता थी। इसके प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा आदि शामिल हैं। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उन्नत नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और वास्तुकला थी, जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। तो सबसे पहले देखते हैं नगर योजना। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित थी, यानी ग्रिड पद्धत। इसमें क्या थी? ग्रिड पद्धत का मतलब क्या है? शहरों को ईंटों की बनी सड़कों के अनुसार वर्गाकार में बसाया गया तथा सड़कों के एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर जो है सड़कें एक दूसरे को काटती थी। द्विविभाजित नगर, अधिकांश जो नगर है को 2 भागों में बांटा गया था। ऊपरी नगर ये ऊंचाई पर बना होता था, जहां प्रशासनिक भवन और अनाज भंडार होते थे। निचला नगर, यहाँ सामान्य लोग रहते थे, यानी कि 2 नगरों में बांटा, एक ऊंचा और निचला। तो ऊंचे पर क्या रहते थे? ऊंचे पर प्रशासनिक लोग, मतलब कि राजा वगैरह रहते थे, और वहीं पर जो है सब भोजन का संग्रहण होता था। और निचले नगर में क्या रहते? सामान्य लोग रहते थे। सड़कें और गलियां, तो मुख्य सड़कें चौड़ी थी और छोटी गलियां जो है उनसे जुड़ी हुई थी। घरों की योजना की बात करें तो मकान पक्की ईंटों से बने होते थे और अधिकांश मकानों में आंगन होता था। कई मकानों में कुएं और स्नान घर भी थे। अब देखते हैं जल निकासी प्रणाली। तो हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली विश्व की सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक मानी जाती है। ढकी हुई नालियां, हर घर का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी पक्की और ढकी हुई नालियों में जाता था। नालियों की सफाई के लिए व्यवस्था थी। नालियों में सफाई के लिए छोटे छोटे ढक्कन बनाए गए थे, जिन्हें हटाकर नालियां साफ की जाती थी। अब देखिए, जो प्रणाली अब यहाँ पर भारत में चल रही है, वो तो बहुत वर्ष पहले ही सिंधु घाटी में जो है ये योजना चल चुकी थी। जल संचयन, कुछ नगरों में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए कुंड और जलाशय भी बनाए गए थे। घरों में कुएं, कई घरों में निजी कुएं होते थे, जिससे पानी की व्यवस्था होती थी। तो यहाँ पर देख लिया जल निकासी प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कितना बढ़िया था उनका। इसके बाद करते हैं वास्तुकला, मतलब कि आर्किटेक्चर। तो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला जो है काफी उन्नत थी। पक्की ईंटों का प्रयोग, तो निर्माण में पक्की और समान आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। ये ईंटें लगभग 1:2:4 के अनुपात में होती थी। इसके बाद महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इस सभ्यता की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक बड़ा जलाशय था जिसका प्रयोग शायद धार्मिक स्नान के लिए होता था। अनाज भंडार, बड़े बड़े अन्नागार थे जिनका उपयोग अन्न संग्रह के लिए किया जाता था। स्तंभ और फर्श, कुछ इमारतों में पत्थर के स्तंभ और पक्के फर्श भी मिले हैं। इसके बाद धौलावीरा की वास्तुकला। तो धौलावीरा में पत्थर की दीवारों से नगरों का निर्माण हुआ और यहाँ जल संचयन की जो है विशेष व्यवस्था थी। यहाँ पर हमने देखा कि वास्तुकला क्या थी। वास्तुकला में हमने देखा पक्की ईंटों का प्रयोग, महास्नानागार, अनाज भंडार, स्तंभ और फर्श और धौलावीरा की वास्तुकला। यहाँ पर हमने देख लिया तीनों वास्तुकला क्या थी, जल निकासी प्रणाली और जो है नगर योजना।
अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी और वास्तुकला यह दर्शाती है कि उस समय के लोग अत्यंत बुद्धिमान, वैज्ञानिक सोच वाले और उन्नत तकनीक की ज्ञान से युक्त थे। इन योजनाओं में साफ पता चलता है कि यह सभ्यता न केवल कृषि और व्यापार में आगे थी, बल्कि शहरी जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को समझने और पूरा करने में अग्रणी थी। हड़प्पा की विशेषताएं आज भी आधुनिक शहरी नियोजन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में।